नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। डिबेट लाइव में आज बात उस मुद्दे की जिस मुद्दे पर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, बात एनटीए की, बात नीट एग्जाम की। एक बड़ा फैसला अब सामने आ चुका है। उस फैसले के बाद भी क्या वाकई कोई सवाल की गुंजाइश बचती है, ये समझने की कोशिश करेंगे आज डिबेट लाइव में। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोज गैरोला जी, आप एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, आप निदेशक रह चुके हैं एम्स संस्थान के, देश के सबसे बड़े अस्पताल की जिम्मेदारी संभाली है डॉक्टर मिश्रा ने। हमारे साथ एडवोकेट गौहर मिर्जा साहब जुड़ रहे हैं, आप याचिकाकर्ता हैं। और मेरे सहयोगी आशुतोष शर्मा जो इस वक्त कोटा में मौजूद हैं, वो कोटा जिसको फैक्ट्री कहा जाता है इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा, आपसे समझना चाहूंगा, आज फैसला आया कि साहब जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उनको दोबारा से एग्जाम देना होगा, या तो बिना ग्रेस मार्क्स के उनको काउंसलिंग करनी होगी, वो तय कर लें उनको क्या करना है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद नीट एग्जाम पर उठते सवाल खत्म हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल समाप्त नहीं होंगे, प्रश्न बने रहेंगे। ये उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला अवश्य दिया है, लेकिन मैं भी इस फैसले से बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो ग्रेस मार्क्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किसी भी बेसिस पे उचित नहीं होते। आपने एक एग्ज़ाम किया है जिसमें आपको मेरिट के हिसाब से बच्चों को सिलेक्शन करनी है। केवल 1 लाख बच्चे सिलेक्ट होंगे 24 लाख में से। सारा ग्रेस मार्क देके इन्होंने पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को संदेहास्पद कर दिया। उसके बाद कुछ जानकारी आई, पटना में कुछ पेपर लीक का मसला आया, फिर कहीं पे 67 लोगों के एक ही मार्क्स आ गए। तो ये बिल्कुल इसको संदेह के घेरे में एनटीए को डालता लेकिन है। डॉक्टर मिश्रा, जितना मैंने पढ़ा उसके मुताबिक क्लैट का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान था। हालांकि तब कोर्ट ने कहा था कि ये सिर्फ क्लैट तक लागू होगा। तो पहले ग्रेस मार्क्स का प्रोविजन रहा है। गौहर मिर्जा मुझे करेक्ट करेंगे। दूसरी बात ये कि हमने शिक्षा मंत्री को आज सुना, उन्होंने कहा कि देखिए साहब 24 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 4,500 से ज्यादा सेंटर हैं, 6 सेंटर्स पर सिर्फ ए सेट या बी सेट की दिक्कत हुई, जिसके चलते उनको ग्रेस मार्क दिया गया। उसके बाद अब हमने इस पूरे सिस्टम को बदल दिया। डॉक्टर मिश्रा, ग्रेस मार्क का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं था, चाहे इन्होंने किसी में भी दिया हो। अगर वो जो लॉ का एग्जाम है उसमें भी दिया, वो भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की स्पिरिट ही खत्म हो जाती है उससे, और एकदम से संदेह पैदा हो जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा इसका समाधान यही होगा कि एनटीए को अब ये, चूंकि उन्होंने मान लिया है कि ये कुछ खामियां रहीं, फिर से नीट करा लें। ज़्यादातर बच्चों का भी यही मानना है। उससे सारे संदेहों पे, सारी जो आशंकाएं हैं उन पे विराम लग जाएगा। ये 1563 बच्चों का दोबारा 23 को करना, 30 को रिजल्ट, ये बिल्कुल संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, मैं आऊंगा आपके पास। एडवोकेट गौहर मिर्जा है हमारे साथ जो याचिका करता है। एडवोकेट मिर्जा, जरा आपसे भी चीजों को समझना चाहेंगे। क्या वही मुद्दा एड्रेस किया है कोर्ट ने जिस मुद्दे को लेकर शिकायत थी, या मुद्दे और शिकायतें कुछ और भी है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और कल दिल्ली हाईकोर्ट में जो हमारी याचिका लगी हुई थी उसमें 3 मुद्दों को रखा गया था। आपने देखा होगा या आपने फॉलो किया होगा, न्यूज़ रिपोर्ट्स भी आई थी। 3 मुद्दे ये थे कि पहला ग्रेस मार्क का इशू, दूसरा ये था कि जो कुछ क्वेश्चंस जिनके 2-2 आंसर बाद में आंसर की की में दिए गए, और तीसरा ये रिलेटेड टू पेपर लीकेज। तो ये 3 मुद्दों को क्रिस्टलाइज किया गया ऑर्डर में, जो कल हमारी याचिका लगी हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट के आगे। आज एक याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में आई, उसमें कहा गया सेंटर द्वारा कि इस 1563 बच्चों के जो इशू ग्रेस मार्क रिलेटेड आया उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। और अभी हमने बुलेटिन भी देखा, आपने बताया, देखिए री एग्जामिनेशन हो रहा है फेज 2 में। तो मेरे हिसाब से एक इशू ये रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। 1563 कैसे अचीव हुआ ये नंबर, ये सैंपल साइज है या एक्चुअल साइज है, इसको जानना भी जरूरी है। एनटीए के आगे सवाल भी खड़ा होता है कि 1563 कैसे डिसाइड किया। तो आई थिंक अभी भी 2 मुद्दे, एटलीस्ट 2 मुद्दे तो पेंडिंग अभी भी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पेपर लीक का मुद्दा एक अनसुलझा है, हालांकि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, मामला ग्रेस मार्क का है। मनोज सर,
इससे आप तो खुद IITian है सर, सबसे प्रतिष्ठित जो वो होते हैं पढ़ाई होती है उसमें IIT और मेडिकल की पढ़ाई होती है। जिस तरीके के ये सवाल खड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई इनको एड्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि साख का सवाल है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से होना चाहिए, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन अनुराग, हमें जो फंडामेंटल इशू है उसको देखना पड़ेगा। आज जो एजुकेशन मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस एग्ज़ाम में 23 लाख बच्चों ने भाग लिया और जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो मेरे ख्याल से 1 लाख के करीब और पता नहीं कितने सेंटर में हुआ। और उन्होंने तो ये कहा कि देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया। पर मुझे समझ नहीं आता कि ये अच्छी बात है या गंदी बात है। आप ये देखिएगा कि हमारे 140 करोड़ लोगों के देश में, जहाँ की आज की डेट में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं और जहाँ की डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और जहाँ की बच्चे कॉलेज से, स्कूल से के बाद जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो उनके पास काम करने को कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे में ये डिमांड और सप्लाई का गैप कितना ज़्यादा है, मतलब कि जितने बच्चे निकल रहे हैं, जितने बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया उसमें से सिर्फ 2% बच्चे ही सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन लेंगे, जो कि 50,000 के करीब सीटें होंगी, और 4% ही बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि मेडिकल कॉलेज में किसी में भी एडमिशन मिलेगा। तो जब तक ये डिमांड और सप्लाई का गैप इतना बड़ा रहेगा तो उसमें बीच में एक इंडस्ट्री आ जाएगी, कोचिंग इंडस्ट्री। अब हिंदुस्तान पूरे संसार में एक इकलौता देश है जहाँ की हज़ारों करोड़ों, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कोचिंग इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री क्या है? वो इंडस्ट्री सिर्फ बच्चों को, जो बच्चे के पेरेंट्स स्कूल में पैसा दे रहे हैं, उसके बाद फिर वो कोचिंग के लिए पैसा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं कोचिंग के लिए पैसा? वो इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चे पास होकर इन इंस्टीट्यूट्स में जा सकें। जब तक ये कोचिंग बीच में रहेगी, डिमांड सप्लाई का गैप रहेगा, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, NTA हटाकर आप कुछ और कर लीजिए, ये जो कोचिंग इंडस्ट्री होगी ये कोई ना कोई तरीका निकाल लेगी कि एक तो पेपर लीक हो, और पेपर लीक होने के बाद इस ट्रांसपेरेंट सिस्टम को कैसे ख़राब करें वो है। तो अभी हमारी आवश्यकता क्या है? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इंश्योर करना है कि ये डिमांड सप्लाई गैप कम हो। आपको ध्यान होगा अनुराग, जिस समय यूक्रेन वॉर हुआ था जी, यूक्रेन वॉर में तो हमारी आंखें खुली रह गई कि 20,000 बच्चे हमारे यहाँ के मेडिकल पढ़ने वहाँ गए हुए। बिल्कुल। किर्गिस्तान में अभी जो झगड़ा हुआ 7-8 हज़ार बच्चे वहाँ मेडिकल पढ़ रहे। आप देखिए ना, तो ये जो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमें अपना मेडिकल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, ये प्रॉब्लम रहेगी। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जो भी लोग गए हैं कोर्ट में, वो सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं। जिनका भी नाम आ रहा है पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, और इसी में नहीं, हर केस में ऐसे ही होता है। ठीक बात है। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे भी समझूंगा इस बात को। सर, आप तो लगातार इस तरीके के मुद्दों को मुखरता से उठाते आए पहले भी, लेकिन आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त कोटा में है। कोटा जो कोचिंग की कैपिटल है। आशुतोष, आपने लगातार बच्चों से भी बात की होगी आज के इस फैसले के बाद, कोचिंग संचालकों से भी बात की होगी, किस तरीके से बच्चों का रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए, कोचिंग संचालकों की बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें, हर कोई आज जो निर्णय निकल के आया उससे सेटिस्फाइड नहीं है, पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना यह है कि NTA को कुछ क्लियर स्टैंड्स रखने चाहिए। और जैसा मनोज सर ने कहा कि हमारे इंडिया का जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है, वाकई में देखिए कोविड के समय में हमने देखा कि कैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, और जितनी ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया के अंदर डॉक्टर्स की, बहुत बड़ी एक कमी है। आपने आज एक फैसला भी निकल के आया है, आप लोग खुद नीट के एग्ज़ाम भी दिए हैं, आपकी रैंक क्या निकल के आई थी, स्कोर क्या आपका निकल के आया था, और आज जो डिसीजन आया है ग्रेस मार्किंग का, क्या आप लोग उससे सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस है? जी नहीं, जस्टिस तो बिल्कुल भी नहीं है। जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है, अपन को पहली बात तो ये पता नहीं है कि फिक्स बच्चे कितने हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, या फिर उसके अलावा और भी बच्चे हैं जिनका टाइम लॉस हुआ है, या फिर जिनको ग्रेस मार्क्स दिया भी गया है और इन्होंने बताया नहीं है NTA वालों ने। तो एक फिक्स जो नंबर है बच्चों का, एक तो पहले उनको क्लियरली वो बताना चाहिए, ताकि बाद में अगर वो निकल के आएंगे तो फिर वापस अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो बाद में फिर उसके ऊपर वापस मुद्दा उठेगा, वापस बच्चों को डिफ़िकल्टी होगी। अभी बहुत से बच्चे जिन्होंने मेहनत करके नंबर लाए हैं पर उनको डिफ़िकल्टी आ रही है ऑफकोर्स, क्योंकि जो ये चल रहा है अभी, तो उस वजह से ग्रेस मार्क्स वालों के लिए तो रीनीट होना ही चाहिए, बाकी सबके लिए भी होना चाहिए, ताकि सबको एक इंसाफ मिल सके बराबर का। बस ये दोबारा से ये जो एग्ज़ाम है रिकंडक्ट होना चाहिए है, या NTA को एक क्लियर करनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पेपर लीक का मुद्दा है, एक ग्रेस मार्किंग का मुद्दा है, बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं। एक ये है कि अचानक से ये स्कोर कैसे बढ़ गया।
जी सर, एनटीए को सबसे पहले तो लूप होल्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। जहाँ जहाँ भी उनको लगता है वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन कौन से सेंटर पे गड़बड़ी हुई है। तो अगर वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट जो दे कैन डू, तो वो उन सेंटर्स पे रिकंडक्ट करवाएं। और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको कंप्लीट पूरे सब बच्चों का ही रीनीट करवाना चाहिए, वो सबके लिए जस्टिस होगा। ठीक है। मैं जिन स्टूडेंट्स के साथ में इस समय बैठा हुआ हूँ, ये पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स हैं और इनके जो पेरेंट्स, हर कोई यहाँ मिडिल क्लास का है। किसी के जो पिता हैं वो गाड़ी चलाते हैं, किसी के जो फादर हैं वो फोटोग्राफर हैं। आप कितने वर्ष से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? आशुतोष, बाकी बच्चों से आप बात कीजिएगा, मैं आऊँगा आपके पास। लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो बड़ा सवाल मनोज सर ने खड़ा किया कि एक पूरी लॉबी है, उस लॉबी को एड्रेस करना भी बेहद जरूरी है। आप लगातार इस मुद्दे पर आवाज पहले भी उठाते रहे सर, आपको लगता है कि वही समस्या की जड़ भी है? नहीं, देखो ऐसा है कि कोचिंग ठीक है अभी आजकल बढ़ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोचिंग हमारे, जब मैं एमबीबीएस की परीक्षा दे रहा था तो थोड़ी बहुत कोचिंग उस समय भी होती थी, लेकिन इतना मैसिव स्केल पे नहीं होती थी और उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। अब उसमें अगर कहीं पे ये भेद देते हैं, कोई भी कहीं पे ब्रीच हो जाता है, वहाँ पे समस्या है। तो जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, अब हमारे यहाँ देखिए बहुत बार कहा जाता है कि पता नहीं बच्चों को पसंद भी है एमबीबीएस करना या नहीं, फिर भी माँ बाप के प्रेशर में वो एग्ज़ाम देते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है, वो डॉक्टरी में लगा देते हैं उनको। अब लेकिन हर क्षेत्र में, चूंकि ये बात मनोज ने ठीक कही कि इतना कंपटीशन है, अब 24 लाख और बच्चे पर 1 लाख सीट, क्या प्रोपोर्शन है ये? कुछ भी प्रोपोर्शन आप लगा दो, इसमें सीटें आप डबल भी कर दो तो भी 22 लाख बच्चे नहीं आएंगे। बिल्कुल, लेकिन इसमें से मान लो, इसमें मान लीजिए 22 में से आपके सीरियस बच्चे 4 लाख हैं जी, तो उसमें से आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो मैं समझता हूँ इसमें इसका समाधान तो आईआईटी जेईई के जो एग्ज़ाम होता है उन्होंने ऑलरेडी एक अपनाया हुआ है कि एक प्रीलिम्स करेंगे पूरे लार्ज स्केल पे पूरे भारत में, और उसके बाद एक एडवांस होगा तो जिससे आपकी फिल्टरिंग हो जाए। अब इतने जब ज़्यादा बच्चे एक साथ बैठते हैं तो उसमें हर सेंटर को प्लग करना ये भी बहुत असंभव सी बात है कि कहाँ पे कौन सा व्यक्ति किस लालच में ये ब्रीच करेगा, ये और वो बदनामी सबकी होती है, एनटीए की भी बदनामी होती है अब, और बाकी सब संदेह के घेरे में डाला जाए। ये एक पूर्व मेडिकल स्टूडेंट एमसी मिश्रा साहब अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, आप एक पूर्व आईआईटीएन के तौर पर बताइए, जो कह रहे हैं कि वो जो प्री करके आप अगर करते हैं तो एक फिल्टर का प्रोसेस उसमें आपको मिल जाता है, क्या वो बेटर ऑप्शन होगा? नहीं, देखिए, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो डॉक्टर मिश्रा का कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर हम इस एग्ज़ामिनेशन को 2 स्टेज में करें, पहले में तो ये जो 23 लाख से बच्चों को हम लोग अगर 4 लाख में लेकर आएँ तो 4 लाख में लाने के बाद फिर एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करना उन 4 लाख का कंपेरेटिवली काफ़ी आसान होगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन डॉक्टर मिश्रा एक पूरी लॉबी तो काम करती है ना सर? हम देखते हैं रिजल्ट आने के अगले दिन जिस तरीके से अखबारों में पूरे के पूरे पन्ने के विज्ञापन छपते हैं, हम ये भी देखते हैं कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पेपर लीक से किसका तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके के ढेरों मामले अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले सामने आते रहे। हाँ, नहीं अनुराग, मैं आपको बहुत एक दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं एम्स में था तो मेरी वाइफ के चाचा हैं, उनकी बेटियां थी 3 जी, तो वो कहने लगे कि एम्स में कोई कह रहा है हम इसका एमबीबीएस में एडमिशन करा देंगे, 4 लाख रुपए लगेंगे। ये मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ जी। तो मैंने कहा देखिए मेरे द्वारा तो ये होगा नहीं, और मेरा नाम ले दोगे तो ये एडमिशन होता हुआ भी होगा तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, इसलिए आप जो कह रहा है उससे कहो कि करा दो। तो बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं, वो बिल्कुल होक्स था, वो फ्रॉड था, कुछ नहीं था। तो ये लोग इस तरह की हरकतें लोग हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये सोसाइटी है, समाज है, इसमें हर तरह के लोग होते हैं। एक बात जो कर सकते हैं, 100% मार्क्स आना कोई जुर्म नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। एक ये क्या नाम है, मनोज बैठे हैं, इनको पता होगा कि जो सेट का एक एग्जाम होता है यूएसए का, मेरे बेटों ने भी दिया था वो, उसमें बहुत सारे लोगों के 100% मार्क्स आ जाते हैं, भारत के लोगों के जी। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के एग्जाम में 24 लाख में से 67 लोगों के
100% नहीं आ सकते। हम उसको संदेह के घेरे में नहीं डाल रहे, लेकिन अगर एक सेंटर के बच्चों का ज़्यादा हो रहा है, एक जगह पर नकल की भी कहीं पे बात आई है, पेपर लीक की भी बात आई है, तो ये पूरी प्रोसेस को एक संदेहास्पद बना देता है, उससे एनटीए की क्रेडिबिलिटी। और जैसे ही मैंने सुना था, ये 10 दिन पहले की बात है कि ग्रेस दे, मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सा ग्रेस होता है भाई, इसमें तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। आप 24 लाख में से 23 लाख बच्चों को एलिमिनेट करना है आपको, तो इतना आसान पेपर आप क्यों बना के दे रहे हैं कि वो एलिमिनेट हो जाएंगे। एडवोकेट मिर्जा, आपको लगता है कि जो रैंकिंग को लेकर सवाल खड़ा किया है कुछ बच्चों ने कि देखिए नंबर तो सेम है लेकिन रैंकिंग में जमीन आसमान का फर्क है, एनटीए को उसको भी एड्रेस करना चाहिए? देखिए, रैंकिंग में जो फर्क आ रहा है, जो मैंने अपनी तैयारी जब करी थी, हमने मैट्रिक को फाइल करने से पहले तो एक कंपैरेटिव चार्ट हमने देखा था पिछले साल और इस साल में। टॉपर का जो परसेंटेज इस साल जो इंक्रीज हुआ है वो 2350%, 2300% ऊपर गया है। दूसरा जो कट ऑफ है वो पहले जो 630, 635, 32 पे आता था, अब वो जाके बहुत आगे पहुंच गया है। तो आई थिंक रैंकिंग इसलिए डिस्टर्ब हुई है क्योंकि किसी बच्चे के अगर 600 मार्क्स पहले आ रहे थे और उसको 100 मार्क्स ग्रेस में मिल गए फॉर एग्जाम्पल, तो उसके 700 होगा, रैंकिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सबसे आसान तरीका जो मुझे बताया गया था, जो मुझे ब्रीफ की जा रहा था मैटर के बारे में, वो ये होगा कि एनटीए अगर सभी की ओएमआर शीट और ग्रेस मार्क जो जोड़ के शीट को जो मार्क्स आ रहे हैं अगर वो साझा कर दे, सब पता चल जाएगा कितने नंबर किसको कितने। लेकिन जिस एग्जाम में एडवोकेट मिर्जा 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, क्या ये इतना आसान होगा कि सबकी ओएमआर शीट को सार्वजनिक किया जाए, उसको इवेल्युएट किया जाए और उसके बाद एक नतीजे पर बहुत तय सीमा के अंदर पहुंचा जा सके? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसका जवाब ये है कि एक सैंपल साइज का एक सेंस होता है। जैसे सर अभी कह रहे थे कि 1563, तो मुझे जो लगता है जितनी पढ़ाई मैंने करी इस मैटर को लेकर, मुझे नहीं लगता 1563 इज द एक्यूरेट नंबर। एटलीस्ट एक परसेंटेज मेरे हिसाब से 5000 का सैंपल साइज, 10,000 या 25,000 का सैंपल साइज लेके अगर ये किया जाए तो सच्चाई सामने आ सकती है, पता चल सकता है कि लूपहोल एग्जैक्टली हुआ कहाँ पे, गलती एक्चुअली हुई कहाँ से। ठीक है, लेकिन मनुष्य सर ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर सवाल खड़ा हुआ हो। एनटीए को मैं पढ़ रहा था 2022, 21, उससे पहले भी अलग अलग सवाल खड़े होते रहे और दक्षिण में तो एक अलग तरीके की आवाज़ उठती है इस एनटीए एग्जाम को लेकर, नीट के एग्जाम को लेकर। समाधान क्या हो सकता है? जो बच्चे हैं उनको एग्जाम तो देना होगा सर। देखिए, ऐसा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, मेरा ये मानना है कि देखिए प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर जब तक आपका जो टोटल जो एजुकेशन का जो बजट है वो 3% से कम होगा आपकी जीडीपी का, जो कि हमें पिछले 20-25 साल से हमारी डिमांड है कि वो कि इसको हमें इंक्रीज़ करना है। अगर अमेरिका की बात करें या बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के, बाकी अगर हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी बात करें, उनका भी बजट हमसे डबल है, दुगना है। और उसी तरीके से अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात करें, हमारी पब्लिक हेल्थ जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में ही था कि 2.5% ऑफ द बजट हमें हेल्थ में खर्च करना है, और उस हेल्थ में ये एम्स जैसे इंस्टीट्यूट बनाने का भी उसमें ऑप्शन है, प्रावधान है। और उसमें और जब इस तरीके के कॉलेजेस बनेंगे, मेडिकल कॉलेजेस, तो इंस्टीट्यूट उसी का जनरली पार्ट होते हैं। तो आप देखिएगा कि और लेकिन उसमें भी जो टोटल खर्चा है हमारा उसके आधे से कम है। तो अगर गवर्नमेंट नहीं खर्च कर पा रही है, अगर गवर्नमेंट ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रही है, तो गवर्नमेंट को ऑप्शन करना को ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि प्राइवेट कैपिटल इसमें आए और रेगुलेशंस गवर्नमेंट के हाथ में हो, लेकिन रेगुलेटरी कंडीशंस इतनी आसान हो या इतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सख्त हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आसान हो, ताकि ये नेटवर्क हमारा फैले। जब तक ये गैप पूरा नहीं होगा, जब तो हमारे यहाँ ये समस्या बनी रहेगी। और जब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट का कल्चर, बायजू का अपने टाइम पे $15 बिलियन का उसका वैल्यूएशन था, ठीक है, उसके बाद जितनी भी जो भी कंपनियां हैं ये एजुकेशन की बिलियन डॉलर से ऊपर की सारी कंपनियां हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट आज भी जो है वो हज़ारों करोड़ों के कोचिंग इंस्टीट्यूट है। जब तक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ रहेंगे तब तक हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश रहेगा और इस तरीके की चीज़ें हमारी होती रहेंगी। आप कितना भी इसको कंट्रोल कर लीजिए, ये उसमें एक हमारे एजुकेशन सिस्टम में पैरासाइट की तरह इस तरीके के लोग हमारे यहाँ हैं। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, अब आगे समाधान क्या सर? मतलब जो 24 लाख बच्चे हैं उनके लिए बेहतर न्याय व्यवस्था क्या हो सकती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब परीक्षा रद्द कर दो, दोबारा परीक्षा कराओ। क्या ये बेहतर होगा? वो बच्चे जिन्होंने सालों मेहनत की है, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, उनको आप दोबारा कह दो कि आप एक बार फिर एग्जाम दो, हो सकता है इस बार उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना रह पाए। क्या ये बेहतर विकल्प होगा सर?
यही एक विकल्प है सरकार के पास भी, एनटीए के पास भी। अगर इसको प्रूव करना है कि हम बहुत सिंसियर हैं, और मैं समझता हूं कि सारी कंट्रोवर्सी को एट रेस्ट करने के लिए दिस इज द ओनली वे आउट, देयर इज नो अदर वे आउट फॉर द गवर्नमेंट कि 1563 का हम वो हटा के कर लें दोबारा। अब जैसे आपके वकील साहब ही कह रहे थे कि हमें नहीं पता एग्जैक्ट नंबर क्या है, 1563 है या 3000 है या 25,000 है जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। एक सैंपल कैसे आप उठा लेंगे? ये नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ये नॉट ओनली दैट, वो कहते हैं ना कि जस्टिस करना नहीं है, जस्टिस सबको लगना चाहिए कि ये हो रहा है। तो इसमें एक ही विकल्प है गवर्नमेंट के पास भी कि इमीडिएटली जैसे ये कंट्रोवर्सी आई थी बुला के सबको, उसको आप अलग इन्वेस्टिगेट करते रहिए, सीबीआई को लगा दीजिए, जो एजेंसी लगानी है लगा, उसमें टाइम लगता है। कोर्ट में आप करें कि दोबारा से एग्जाम कराया जाए, लेकिन एडवोकेट मिर्जा एक लीगल पहलू में आपसे जानना चाह रहा हूं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उन बच्चों को ये बताया जाता है कि नहीं अब आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा, जिनको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, क्या उनके पास ये लीगल प्रोविजन नहीं होगा कि वो भी कोर्ट में चले जाएं कि साहब हमारी क्या गलती? देखिए, लीगल प्रोविजन तो सबके पास अवेलेबल है। जिसको जो भी ग्रीवेंस होगा, अगर उनको एक ग्रीवेंस होगा कि कैंसिलेशन से उनकी रैंक या उनकी मेहनत पानी में जाती, तो उनके पास अवेलेबल जो भी रेमेडी है वो रहेगी। तो उसका सवाल ये कि उनके पास रेमेडी है या नहीं है। आंसर ये है कि हाँ, रेमेडी है। अगर उनको लगता है ये गलत हो रहा है, कैंसिलेशन अगर होता है, मुझे लगता नहीं कैंसिलेशन होता दिखता, और ना ही कुछ लोगों की प्रेयर भी है, बट अगर ये कैंसिलेशन होता है और किसी बच्चे को अफेक्ट होता है इससे कैंसिलेशन, तो वो भी एक तबका बनेगा जो उस कैंसिलेशन को चैलेंज करेगा। तो मेरे ख्याल से ये दोनों तरफ एक बैलेंस की तरह बन सकता है लीगल सेंस। ठीक है आशुतोष, इसी सवाल के साथ जो आपके साथ स्टूडेंट्स हैं कोटा के, जरा उनसे पूछिए वो क्या चाहते हैं, और क्या ये व्यवहारिक होगा कि एक साथ कह दिया जाए कि नीट का एग्जाम दोबारा होगा, मतलब दोबारा से 24 लाख बच्चे उसके लिए तैयारी शुरू करेंगे। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको बताया जाएगा कि नहीं साहब आपकी जो काउंसलिंग है वो भी फिलहाल नहीं होगी। आशुतोष, देखिए, मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी लोगों को, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, ऐसा अगर डिसीजन निकल के आता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो दोबारा रिकंडक्ट होना चाहिए, दोबारा इसको आयोजित करना चाहिए, तो आप लोग उससे सेटिस्फाइड होंगे? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि अगर जैसे इतने मार्क्स लाने के बाद भी अगर क्या कहते हैं मतलब नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा मतलब रैंक जा रही है, तो और इतने सारे लोगों को पकड़ना मतलब मेयरली पॉसिबल नहीं है। मतलब जितने लोग चीटिंग किए हैं, जितने लोग इसमें क्या कहते हैं पेपर लीक करवाए हैं, अगर वो सबको नहीं पकड़ा जाता तो सबसे एक नॉर्मल प्रोसेस यही है, एक नॉर्मल रिजल्ट यही होना चाहिए कि पेपर दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए। तो सही है, दोबारा कंडक्ट होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, रीनीट होना चाहिए जी। एक और स्टूडेंट है जो सवाई माधोपुर राजस्थान में, जहाँ पे एक गलत क्वेश्चन पेपर पहुंचा था और इसकी वजह से ये जो छात्र इस समय हमारे साथ मौजूद है ये एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया था। आपको लगता है दोबारा होना चाहिए? आप तो पेपर भी नहीं दे पाए। हाँ, रीनीट वहाँ पर जो पेपर लगा था, हमारा मीडियम हिंदी मीडियम था, हमें इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया गया, फिर 15-20 मिनट हमारे वहाँ लॉस हो गए। फिर उन्होंने जो वापस दोबारा पेपर लेके आए वही इंग्लिश मीडियम का पेपर लेके आए, ऐसे बोला भाई एनटीए ने यही पेपर भेजा है, इसी को करना पड़ेगा। फिर बच्चों ने जहाँ हंगामा किया, बच्चों को अंदर बंद कर दिया, फिर बच्चे बाहर आ गए। पेपर लेकर 2:30 बजे समथिंग पेपर बाहर पहुँच गया, बाहर मोबाइल में वायरल हो गया पेपर। दोबारा होना चाहिए, आप ये चाहते हैं दोबारा? हाँ, पेपर दोबारा होना चाहिए। मनोज सर, क्या समाधान सर आपको नजर आता है? ठीक है आशुतोष, मैं आऊँगा आपके पास। एक बड़ा तबका है ऐसा युवाओं का, बच्चों का, जो कह रहा है कि नहीं साहब देखिए दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से इस बारी हुआ, मेरे को लगता है कि दोबारा अगर एग्ज़ाम होता है तो वही मेरे ख्याल से एक ठीक तरीका होगा। और आने वाले टाइम के लिए अगर ये 2 स्टेज में हो, जो कि वो डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे। हाँ जी, ताकि हम 23 लाख से इसको 4-5 लाख पे ला सकें। तो मेरे को लगता है कि अगर इसको एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना है तो वही मेरे को लगता है कि वो आईआईटी का जो फॉर्मूला है सर, वो आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से सही है? हाँ जी, वो वैसा ही फॉर्मूला आप कह रहे हैं जैसा यूपीएससी में भी होता है? हाँ जी। आप देखिएगा कि जहाँ भी मासेस में बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और जो कि इतना हाईली स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट हो, जहाँ की सीटें इतनी कम हो, तो मेरे ख्याल से वही तरीका सबसे अच्छा तरीका है। डॉक्टर मिश्रा, आपको लगता है कि उससे समस्या का कुछ हद तक समाधान होगा, क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी? उससे काफ़ी हद तक होगा, और कुछ मैकेनिज्म अब ये पेपर शेपर को ख़त्म करें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन को इवॉल्व करें, सेंटर्स बनाएं,
उसमें जब अमेरिका में बैठे लोग भारत में ऑनलाइन एग्ज़ाम करा सकते हैं तरह तरह के, तो ये हम क्यों नहीं यहाँ अपना कर सकते? जब हम डिजिटल उसमें रिवॉल्यूशन में इतना आगे हैं तो इसको ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन में आप एआई की मदद से प्लग करिए सारे वो जितने भी लूप होल्स हैं। आई थिंक ये ह्यूमन इंटरफेस जब भी रहेगी, गड़बड़ होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। कोई भी सिस्टम आप लगा दें, आप 100% लोगों की इंटीग्रिटी को गारंटी नहीं कर सकते। न वो कोर्ट कचहरियों में होती है गारंटी, न वो अस्पतालों में होती है, न वो कहीं पे भी नहीं होती। 100% ये इंटीग्रिटी संभव है क्या 2024 में भारत के डिजिटल वर्ल्ड में कि हम ऐसा कर पाएं एग्जाम कम? देखिए ऐसा है, हाँ देखिए ऐसा है कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पिछले साल जो CUET का एग्ज़ाम हुआ था वो पूरा का पूरा डिजिटल था, लेकिन अब क्योंकि बच्चे थोड़े ज़्यादा हो गए हैं तो इस साल उन्होंने 2 फेस में कर दिया। एक में तो फिज़िकल होगा, मतलब कि बच्चे जाके पेपर में जाके एग्ज़ाम देंगे, और कुछ जो बच्चे हैं जहाँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ बच्चे कम हैं वो ऑनलाइन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली जितना डिजिटल होगा ट्रांसपेरेंसी उतनी ज़्यादा होगी, ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम होगा ट्रांसपेरेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और यही हमारा गोल होना चाहिए कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो। और क्योंकि अगर डिजिटल है तो हमारे पास ऑप्शन है कि भाई 3-4 सेट पेपर के हैं, किस बच्चे के पास क्या आ गया क्या नहीं आ गया, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के काफ़ी सारे तरीके डिजिटल में हो सकते हैं। तो अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्रालय और एनटीए जैसी जो संस्थान है वो आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ सबक लेते हैं इस पूरे घटनाक्रम से, क्योंकि मामला नौनिहालों के भविष्य का है, मामला एनटीए जैसी संस्थानों की साख का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए डिबेट लाइव में और इस जरूरी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद।